हेलो एवरीवन। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। जो भी बच्चे नीट के हैं और 11th क्लास बायोलॉजी के लिए है, सो ये वीडियो उनके लिए है। देखो, हम लोग इसमें द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 1 कर चुके हैं। बायोलॉजी में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और हम लोग लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 1 कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लिंक लेवल 1 के चैप्टर 1 के जो लेक्चर 1 पे विजिट करें और ज़रूर देखें। देखो, ये मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, सभी जानते हैं। मैं एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे वापस फोकस करवाना चाहूँगा आपका। देखो, यहाँ पे मैंने उस दिन समझाया था लेक्चर 1 में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, हमारा जो टॉपिक चल रहा था लिविंग वर्ल्ड, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लिविंग के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। एक लिविंग के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उसकी हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो मैं आपको ग्रोथ पढ़ा चुका हूँ, जो ग्रोथ वाला टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हमारा एक फाइनल टॉपिक है जो इस चैप्टर का मतलब स्टार्टिंग टॉपिक है। जनरली चैप्टर में 4 मेजर टॉपिक्स हैं, तो ये आपका एक फर्स्ट मेजर टॉपिक है जो आपका ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? तो सभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब रिप्रोडक्शन के साथ आज हम रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इनमें से कौन डिफाइनिंग है, कौन डिफाइनिंग नहीं है और क्यों। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को पता होना चाहिए, मैंने लेक्चर में पढ़ा भी रखा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग का ही फीचर है। ये नॉन लिविंग में भी मिलता है, या फिर ऐसा भी है कि कुछ लिविंग होके भी ऐसे फीचर्स शो ही नहीं कर रहे। ओके, तो ऐसे को हम लोग एक्सेप्शंस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्शियसनेस का डिफाइनिंग है, तो ये क्यों है, इनके क्या एक्सेप्शंस नहीं है, ये भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो वॉच इट केयरफुली, लर्न इट केयरफुली, वेरी इजी कंसेप्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर 2। आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, लिविंग वर्ल्ड लेक्चर 2 यहाँ पे है लिखा हुआ। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी और इंडिविजुअल सिमिलर टू पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। क्लियर? मीन्स न्यू प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना जा रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल सिमिलर टू पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यहाँ पे साफ है कि पेरेंट्स के ही सिमिलर नए इंडिविजुअल्स बनने जाएंगे। ठीक है, नए प्रोजेनी बनेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। वेरी इजी डेफिनेशन, इसमें इतना कोई हार्ड एंड टफ कुछ है नहीं ऐसा। आगे देखते हैं सिमिलैरिटी लेवल। सिमिलैरिटी लेवल का मतलब ये है कि आपके जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले जो मैंने बताया है कि आपके दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम लोग लेके चलेंगे। ए है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और बी है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सबको यहाँ पे क्लियर हुआ? इनके ऊपर डिपेंड करता है कि सिमिलैरिटी का लेवल कितना होगा। व्हाट इज द सिमिलैरिटी लेवल, ये भी आपके क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। मैं इसके बारे में आपको जवाब दे देता हूँ। सिमिलैरिटी लेवल का मतलब ये है कि जो नया इंडिविजुअल बनने वाला है, जो नया इंडिविजुअल बनने वाला है, समझ रहे हो, तो ये जो इंडिविजुअल है ये कितना सिमिलर है अपने पेरेंट्स के। ओके, ये अपना कितना मतलब ये कितना सिमिलर है अपने खुद के, मतलब इसके खुद के पेरेंट्स के। ओके, सो सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि आपका जो नया इंडिविजुअल बनेगा बायोलॉजी के अंदर, जो न्यू प्रोजेनी होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, कोई भी स्पीसीज अगर रिप्रोड्यूस करती है और उसकी जो नई प्रोजेनी या नए इंडिविजुअल्स आते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ कितना सिमिलर होंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है आज कि सिमिलैरिटी लेवल चेक किया जाए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाले ज़्यादा सिमिलर होते हैं या फिर यूनिसेलुलर। सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वो अब मोस्ट कॉमन है। आपने सभी ने सुना होगा यहाँ पे इंडिया के अंदर कि जनरली बोलते हैं कि ये अपने पापा पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है। ठीक है, बोलते हैं ना, ये तो उस पे गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो उससे सिमिलर है। हो सकता है उसकी हाइट, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके सिंपल जनरल एक्शंस जो होते हैं हमारे बॉडी के डेली के, वो सब ये सब उसके पेरेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी के साथ मैच कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको गया है। क्लियर? तो यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग मल्टी सेलुलर है, बट वी आर नॉट द एग्जैक्ट फोटो कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स।
हम हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्ट फोटोकॉपी तो नहीं है, आपके पेरेंट्स की शक्ल में और आपकी शक्ल में डिफरेंस है, इसका मतलब साफ है कि आप एग्जैक्ट फोटोकॉपी तो नहीं हो, बट आप क्या हो, आप सिमिलर हो। क्लियर। बट यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्ट फोटोकॉपी होता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा हुआ है, क्लोन्स आर प्रोड्यूस। अब क्लोन्स का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। मल्टीसेलुलर का मतलब यह है कि पजेस मोर और लेस सिमिलर फीचर। हो सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल, जो न्यू इंडिविजुअल है, वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारे फीचर्स में सेम हो सकता है थोड़े बहुत फीचर्स में सेम हो, तो मोर और लेस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एक सेकंड में हटा दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, मोर और लेस। क्लियर, तो सभी को समझ में आया यहाँ पे। अब देखते हैं हम आगे इसको। एक सेकंड जरा रुकिए। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पजेस मोर और लेस सिमिलर फीचर्स, समवॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मतलब कुछ हद तक ये लोग क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इनकी जो एक लेवल है ना सिमिलर होने का, वो कुछ लेवल तक होगा। आगे देखते हैं। इन दिस केस, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, इस केस में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे आप उन दोनों को साथ में यूज ले सकते हो, बट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली, यहाँ पे सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ही हम लोग बात करने जा रहे हैं। कैसा, ऐसा क्यों, देखते हैं। देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग चेक करेंगे, बिकॉज रीजन भी दिया है मैंने। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, वो किस तरीके से होता है। देखो एक सेल है, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल, हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकीय। तो एक सेल यहाँ पे डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा, दो सेल से चार सेल बनेंगे, इसका मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। जनरली ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। जनरली मैं जनरल बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। तो ये हो गया आपका बाइनरी फिशन। बडिंग भी होता है, आपने सुना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, बडिंग हो गया, ठीक है, मल्टीपल फिशन हो गया। तो यहाँ पे देखो एक से दो बन रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला बाइनरी फिशन। नेक्स्ट, एक सेल डिवाइड होकर दो में स्प्लिट हो रहा है। अब यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी हो रहा है, और याद करो मैंने लेक्चर में सिखाया था कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, आपके ग्रोथ। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, आंसर यहाँ पे देखो ये है, रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी हो रहा है। समझ में आई बात। तो याद रखना, इसका मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्लियर है कि वो यहाँ पे क्या होंगे, आपके सेम वर्ड्स आप यहाँ पे यूज ले सकते हो। क्लियर। आगे चलते हैं, इसकी कुछ एक्सेप्शंस की हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हमको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर को, क्योंकि ये सिंपल चैप्टर है। बाकी रिप्रोडक्शन आपके 12th क्लास में आएगा अच्छे से, जो लोग नीट के बच्चे वो लोग जानते हैं, और जो 11th के बच्चे हैं उनके नेक्स्ट ईयर ये चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन को हम लोग लिविंग का फीचर माने या नहीं माने, कि क्या कोई ऐसे लिविंग हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ाया आपको, मैंने बताया कि सिमिलैरिटी लेवल बताई अभी तक, मैंने आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अंदर सिनोनिम्स के बारे में बताया। क्लियर। ये आपकी बुक की लाइंस है, मेन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कवर करवाया जा रहा है यहाँ पे, 100% एनसीईआरटी का एक एक पोर्शन कवर करवाया जा रहा है। लिटिल बहुत मतलब थोड़ा बहुत एडवांस भी है। एक्सेप्शंस, कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है, मतलब कुछ आपको ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो लिविंग हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनके पास रिप्रोडक्शन एबिलिटी नहीं होती, वो रिप्रोडक्शन की जो उनकी एबिलिटी है वो खो चुके हैं। देखिए सबसे पहले जो एक्सेप्शन है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक बेंच है, मान लो एक बेंच है, मेरे भी कोचिंग में एक बेंच रखा हुआ है या फिर घर पे एक बेंच रखा हुआ है, तो वो बेंच क्या रातों रात डबल हो जाएगा? नहीं हो सकता। रातों रात क्या, 2 साल तक भी अगर रखूंगा ना एक बेंच को तो भी वो डबल नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात। कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्लियर। सेकंड टाइप का जो एक्सेप्शन है कि क्या कोई लिविंग होके भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अनएबल। अनएबल का मतलब उनकी एबिलिटी नहीं है, उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। ऐसे कौन से लोग होते हैं? पहला होता है ट्रांसजेंडर। आप सभी इसके बारे में जानते हो कि ट्रांसजेंडर जो अदर सेक्स के लोग होते हैं, जो ना कि मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन एबिलिटी नहीं होती है। सेकंड जो है म्यूल्स। म्यूल्स को अगर हिंदी में बहुत बोले, म्यूल्स को सब लोग जानते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, अगर कोई हिंदी में देख रहा है तो म्यूल्स को हिंदी में खच्चर बोला जाता है। ठीक है, जनरली अगर आप देखेंगे तो आपको ये कश्मीर वगैरह साइड में, आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे खच्चर। तो ये जो है ये किससे बनाया जाता है, मतलब बनता है हॉर्स और डोंकी। देखो जो हॉर्स और डोंकी है, इनके रिप्रोडक्शन से, इनकी मीटिंग से ये क्या बनता है, म्यूल बनता है।
अब देखो यहाँ पे दो केस होते हैं, यहाँ पे दो तरह के केस होते हैं। अगर मान लो हॉर्स का मेल और डोंकी का फीमेल, या फिर डोंकी का मेल हॉर्स का फीमेल, क्लियर। इस तरीके से नेक्स्ट है नॉन फर्टाइल। नॉन फर्टाइल, देखो नॉन फर्टाइल का मतलब ये होता है कि जिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स, अगर ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ब्रैकेट के अंदर, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। इसका मतलब ऐसे कपल्स, ऐसे शादीशुदा लोग, ऐसे शादीशुदा पेरेंट्स जिनके मतलब उनका जो सेक्स है वो मेल है और फीमेल है, वो अदर सेक्स के नहीं है, उनका जो जेंडर है वो ट्रांसजेंडर नहीं है, वो मेल है, बचपन से वो मेल है और वो फीमेल है। बट अब क्या है कि कुछ कारण की वजह से वो रिप्रोडक्शन एबिलिटी खो चुके हैं, तो ऐसे को भी हम लोग एक्सेप्शन में रखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस्ट रिप्रोडक्शन एबिलिटी, उनकी एबिलिटी जो थी ना वो खो चुके हैं। किस वजह हो सकता है? लो स्पर्म काउंट हो, मान लो ये आईवीएफ में देखा जाता है, मतलब जो आजकल लेबोरेटरीज के अंदर क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम, हम उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे जनरली इनफर्टाइल कपल्स के लिए ही ये यूज़फुल होता है। तो मान लो ऐसा मेल है जिसके स्पर्म काउंट क्या है, बहुत कम है, तो उस केस के लिए ये हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे। कुछ ऐसे भी फीमेल्स होती हैं जिनकी ओवरी में डिसऑर्डर होता है, एग मान लो प्रॉपर नहीं बन रहा है, ठीक है, टाइम पे नहीं बन रहा है, या फिर मान लो फुल्ली डेवलप नहीं हो पा रहा है एग, बहुत सारी मतलब हो सकते हैं कारण, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एक दो कारण हो, कहीं हो सकता है कि फीमेल के अंदर कुछ डिसऑर्डर हो सकता है मेल में भी कुछ डिसऑर्डर हो, ऐसा कोई वो नहीं हो, बाद में चेकअप में पता लग जाता है। तो यहाँ पे साफ ये हमको ये समझना है कि तीन तरह के हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे हैं एक्सेप्शन में। ट्रांसजेंडर तो कभी कर भी नहीं सकता। म्यूल्स भी देखो एक तरीके से ट्रांसजेंडर तो नहीं कह सकते, पर हाँ मतलब म्यूल्स भी एक अदर सेक्स है, वो एक हॉर्स और डोंकी का, दो अलग अलग स्पीसीज का एक मिक्सअप है। और नॉन फर्टाइल ये लोग मेल फीमेल ही होते हैं, बट किसी कारणवश इनकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी चली जाती है, तो ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे देखो लोग हैं जो मतलब ऐसे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते जबकि वो लिविंग है, तो ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन पढ़ेंगे हम लोग, ड्यू टू सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस के कारण लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट, देखो मैंने लिखा है क्रॉस लिखा है साफ साफ, रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट टेकन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, लिविंग होने का एक डिफाइनिंग फीचर हम रिप्रोडक्शन को नहीं मान सकते, क्योंकि मान लो हो सकता है कुछ ऐसे लिविंग हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे ऐसा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। जैसा कि मैं आपको लेक्चर 1 के वापस एक बार उस चार्ट को दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने साफ साफ बता रखा है एक फ्लो चार्ट में, छोटा सा देखो ये आपके सामने है स्क्रीन पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग, ये इधर की तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दे रखा है। इसमें साफ साफ बता रखा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये डिफाइन नहीं करते कि कोई लिविंग है या नहीं है, इनमें एक्सेप्शंस हैं। बट मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए डिफाइनिंग है। तो चलिए अगला नंबर हमारे मेटाबॉलिज्म का ही है, हम लोग अब जानना चाहेंगे और जानते हैं कि कॉन्शियसनेस में ऐसा क्या है, मेटाबॉलिज्म में ऐसा क्या है कि उसको हम लोग लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक मेटाबॉलिज्म। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, आपको वर्ड का डेफिनेशन पता होना चाहिए। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग सिस्टम, वेरी इजी डेफिनेशन। अगर मान लो कोई भी एक लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम का मतलब एक स्मॉल सेल, देखो यहाँ पे मैं बात करूँगा एक छोटे से सेल से लेकर, अगर मैं इसको लिखूँ इस तरीके से, मान लो एक छोटा सा सेल है, एक स्मॉल सेल है, ओके, वहाँ से लेकर हो सकता है एक बिग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक बिग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारे हैं, टाइगर है, लायन है। तो इस तरीके से यूनिसेलर एक स्मॉल सेल कौन होता है, स्मॉल सेल होता है अमीबा। अमीबा का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यूनिसेलर में आता है। अमीबा इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय जीव है ये, एक सेल का ये क्या है, प्राणी है। और बिग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, मल्टी, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे, मैनी। तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम चाहे वो एक छोटा सा सेल हो या हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी हो, दोनों को ही लिविंग सिस्टम माना जाएगा। लिविंग सिस्टम का प्रॉपर मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जो एटीपी और फूड सिंथेसिस कर सकता है। अमीबा खुद का खाना बाहर से ले लेता है, मतलब अपना अंदर का कामकाज चला सकता है, क्लियर। जिसके पास डीएनए हो, न्यूक्लियस हो, बाहर में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो, वो सब एक कंप्लीट, सेल इज द कंप्लीट लिविंग सिस्टम। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक सेल के अंदर होने वाली सभी रिएक्शंस, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म के देखो हम लोग जनरली दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं बताया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म को अगर हम लोग आगे देखो आपके और भी चैप्टर्स में ये चीज़ें आएंगी, ये बेसिक है। इसको हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। सेकेंड क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है। क्लियर? एनाबॉलिज्म जो नाम की चीज़ है, ये जो फर्स्ट है, ये सिंथेटिक होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, शायद लेक्चर में बता चुका हूँ, ये क्या होता है? सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक का मतलब ये है कि इसमें फूड बनता है। जैसे ये देखो प्लांट्स हैं, प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं सन से, तो वो लोग एनाबॉलिक है, वो लोग क्या है? एनाबॉलिक है। ओके। कैटाबॉलिक क्या होता है? जो बने बनाए खाने से एटीपी बनाए, बने बनाए खाने से क्या बनाए? एनर्जी। जैसे कि ह्यूमन बींग क्या करते हैं? अब जैसे देखो सब्जी है, चपाती जो बनती है, आपकी जो गेहूं आता है, चावल आता है, वो हमने थोड़ी बनाया है, हम तो उसको पकाते हैं। बना बनाया तो हम लोग प्लांट्स उनको बना के देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको पका के खा जाते हैं, और ये आपको क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। किस फॉर्म में मिलती है? केमिकल फॉर्म में, यानी कि एटीपी। और इसी एटीपी की वजह से आप सुबह से शाम तक इतना सारा काम कर सकते हैं। अपनी ब्रेन की पावर जो भी है, एवरीथिंग कंप्लीट, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, वर्किंग, एवरीथिंग जो है वो एटीपी खर्च होने की वजह से। आपका बॉडी का पेट्रोल है एटीपी। तो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन वो होगी जिसमें एनर्जी बने, और एनाबॉलिज्म रिएक्शन वो होगी जिसमें फूड बने। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो मेटाबॉलिज्म बन जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब दोनों। तो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर दोनों होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी दोनों होते हैं, बट कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। ठीक है। एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो फैट है। देखो बॉडी के अंदर फैट, बोन्स, मान लो बचपन में छोटा बच्चा था, पतला था, धीरे धीरे बड़ा होकर उसकी बॉडी वगैरह बन रही, जिम जा रहा है, तो एनाबॉलिक तो हो रहा है, उसके मसल्स बन रही है, तो एनाबॉलिक तो हो रहा है। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग, विच टाइप ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं? दोनों के दोनों, यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे यूनिसेलुलर भी लिखा हुआ है और मल्टीसेलुलर भी लिखा हुआ है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद, इज देयर इज एनी एक्सेप्शन? क्या यहाँ पे कोई ऐसा एक्सेप्शन है? नो। मैंने साफ साफ आंसर लिखा है नो, देयर इज नो एक्सेप्शन। तो मैंने क्या लिखा है बॉक्स के अंदर? सो मेटाबॉलिज्म, ये देखो बॉक्स में देखिए सभी, सो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग विदाउट एक्सेप्शन। लिविंग का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है बिना किसी एक्सेप्शन के। नॉन लिविंग डज नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो करता हो। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? शो करना, ये बात ध्यान रखना, दिखाना एक तरीके से। ओके। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाती है, एक लिविंग थिंग ये जो मेटाबॉलिज्म दिखाती है। आगे देखते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखते हैं, चलिए। एक अच्छा टॉपिक है, ये आपको सीखने को मिलेगा इसमें। अकर आउटसाइड द बॉडी और लिविंग सेल, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली बात तो ये वो रिएक्शन है जो एक बॉडी के बाहर होती है। कहाँ होती है? बॉडी के आउटसाइड में होती है। एक सेकेंड, ये पेन से कट गया, हम इसको हाईलाइट करेंगे। अकर आउटसाइड द बॉडी, यहाँ पे क्या है? बॉडी के बाहर होती है, लिविंग सेल के बाहर होती है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये। परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में अगर मान लो कोई ऐसी रिएक्शन करवाई जा रही है जिसमें कुछ सिंथेसिस हो रहा है, कुछ नया बन रहा है, या फिर मान लो एटीपी बन रहे हैं, तो उसको हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? इन विट्रो। क्या बोलते हैं? इन विट्रो। ओके। इन विट्रो इज द टर्म यूज्ड फॉर टेस्ट ट्यूब रिएक्शंस। टेस्ट ट्यूब में अगर मान लो, अब देखो आईवीएफ, अगर किसी ने थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ली है, मैं बता देता हूँ। एक टेक्नोलॉजी होती है आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मैंने ये बताया था ना, जो इनफर्टाइल कपल्स है, इनफर्टाइल या स्टेराइल ह्यूमन कपल्स है, वो लोग आईवीएफ की मदद से क्या हुए? पेरेंट्स बन सकते हैं। आईवीएफ की हेल्प लेकर वो लोग पेरेंट्स बन सकते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है? इसमें भी जनरली शॉर्ट बता देता हूँ, वही है, टेस्ट ट्यूब्स में रिएक्शंस करवाई जाती है, इसको कलेक्ट किया जाता है, एग कलेक्ट किया जाता है, बाहर ही फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन देखो, इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो स्पर्म सेल और एग सेल का जो मिक्सअप होगा, सेल जब मिक्स होते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन, तो वो आपके बॉडी के बाहर होगा, एक लिविंग सेल के बाहर होगा। तो ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद देखो क्या बनता है, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो सभी जानते हैं जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। हो सकता है हम लोग जायगोट को डायरेक्टली फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दें, या फिर कुछ टाइम बाद जब वो डेवलप होना शुरू हो जाए फिर उसको हम ट्रांसफर करें। ठीक है। तो जायगोट का जो डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे कंप्लीट बेबी के अंदर, वो तो फीमेल के यूट्रस में हो सकता है। ठीक है। बट हो सकता है फर्टिलाइजेशन ना हो, इसीलिए फर्टिलाइजेशन बाहर कराया गया। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आईवीएफ इज द प्रॉपर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड है, बाहर की तरफ है। ठीक है। समझ में आ गया सबको यहाँ पे?
तो ये मैंने थोड़ा सा बताया इन विट्रो का मतलब। चलिए हम आगे देखते हैं। टाइप नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, इसका क्या मतलब है? अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन पे आ जाओ, चलो सभी बच्चा लोग आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन पे आ जाओ। अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसी रिएक्शन जो एक लिविंग सेल के बाहर हो रही है तो उसको मैं आइसोलेटेड बोलूंगा। आइसोलेटेड का मतलब पता है ना, अभी बहुत सुना है लोगों ने, कोरोना के अंदर किसी भी पेशेंट को हम लोग आइसोलेट करते हैं, उसको अकेला रख दो कमरे में, वही है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन उसको आप बाहर ले आओ, बॉडी से बाहर करा रहे हो आप बिना किसी की प्रेजेंस, मतलब वहाँ पे कुछ है नहीं आसपास, लेबोरेटरी में करवाया जा रहा है। टाइप थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ये किस टाइप की है, क्या ये लिविंग है, क्या ये रिएक्शन लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बच्चा लोग ये तो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज रिएक्शंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज लिविंग थिंग्स। हम इन रिएक्शंस को, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, हम रिएक्शंस को लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते, ये बात ध्यान रखना। हाँ, हम इसको लिविंग रिएक्शंस जरूर बोल सकते हैं, ये देखो मैंने ब्लैक में लिखा भी इसलिए, हम इसको लिविंग रिएक्शन जरूर बोल सकते हैं। क्वेश्चन है वाई, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम उसको लिविंग थिंग ना बोल के लिविंग रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज दे आर सिमिलर टू द रिएक्शन परफॉर्मिंग इन आवर बॉडी। ये वो रिएक्शन है जो आपकी बॉडी के सिमिलर है, आपकी बॉडी के क्या है, सिमिलर है, आपकी बॉडी में जो रिएक्शन होती है उससे बिल्कुल मैच कर रही है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लिविंग रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं। और ये मैंने ऊपर जो लाइन लिखी है ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि दीज रिएक्शंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज लिविंग थिंग्स बट दे आर लिविंग रिएक्शंस। तो मस्ट रीड इट एंड मस्ट लर्न इट। नीट के अंदर जो क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी से ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक, तो चलिए हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया है, मेटाबॉलिज्म। ओके, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन में किसी को डाउट हो तो आप, इसमें कोई इजी है, इतना वो डाउट है नहीं, बाहर की तरफ करवाया जा रहा है बॉडी के, फिर भी अगर आप किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि मेटाबॉलिज्म हमने कर लिया है, रिप्रोडक्शन हमने कर लिया है। हमने क्या देखा अभी तक? रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, इसमें एक्सेप्शंस हैं। मेटाबॉलिज्म हमने क्या देखा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जो मेटाबॉलिज्म दिखाता हो, और कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है जो मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता हो। इस लाइन को आप अच्छे से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी जैसा कि हमने लेक्चर 1 के चार्ट में देखा है कि ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो एक वर्ड है, ये आपका एक डिफाइनिंग फीचर है, ये एक लिविंग के अंदर होता है, एक हर लिविंग, मतलब दुनिया में कोई भी लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये होता है। नेक्स्ट, दुनिया में कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसमें ये नहीं होता है, सिंगल एक भी ऐसी नहीं है, तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर। याद रखना, दिस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? सभी इसको याद रखें अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सेल। सेल क्या होता है, सेल के बारे में सभी जानते हो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सेल के बने हुए होते हैं, चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर। भाई यूनिसेलर में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलर? सिंगल सेल। किसका बना हुआ है? सिंगल सेल, एक ही सेल का। मैंने बताया भी था अभी एग्जांपल, अमीबा सबसे बड़ी एग्जांपल है, अमीबा, पैरामीशियम, ओके, प्लाज्मोडियम, ये सब एक सेल के होते हैं जनरली, प्रोटोजोन्स जनरली जो होते हैं। नेक्स्ट देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इनकी एबिलिटी होती है, केपेबल ऑफ, ये अच्छे समझना, केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। समझ में आ गई बात? सेकंड पॉइंट है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। हम ये लाइफ के जो एसेंशियल फंक्शंस है, ज़रूरी हैं भाई, ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो लाइफ के ज़रूरी हैं बायोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, पढ़ाई वाली बात नहीं है भाई, हमारी लाइफ में तो पढ़ाई ज़रूरी है, पर अमीबा की लाइफ में क्या ज़रूरी है, अमीबा की लाइफ में ज़रूरी है फूड इकट्ठा करना। क्या ज़रूरी है? फूड इकट्ठा करना, फूड वैक्यूल बनाना, एटीपी बनाना। अरे बेचारा ये करेगा नहीं तो मर जाएगा बेचारा, एटीपी ज़रूरी है। दिस इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। हमारे लिए ये फंक्शन, हमारे लिए भी फंक्शन हम भी करते हैं, बट हमारे लिए इतना एसेंशियल नहीं होगी, हमारे लिए आरामदायक स्थिति है, हमारे लिए आसानी से हो रहा है। अगर हम बात करें और ऑर्गेनिजम्स की, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होता है। देखो ये हार्ड प्रोसेस है, फूड लेके आना, दिस इज़ वेरी हार्ड थिंग इन दिस वर्ल्ड। एक बड़ी बात है, ह्यूमन बीइंग के लिए हो सकता है ये आसान बात हो, पर ह्यूमन बीइंग के लिए भी कुछ लोगों के लिए हार्ड है। अभी आपके लिए हार्ड लाइफ में ये है कि आप पढ़ाई करें, पर बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी आप देखो यहाँ पे, उनके लिए भी एसेंशियल फंक्शन है, ज़रूरी फंक्शन है कि वो फूड और एटीपी की ज़रूरत होती है। अब सेल क्या होता है, सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे, सेल की बात करेंगे। चलिए सेल स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा इससे बना हुआ है। योर कंप्लीट बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल। किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। और फंक्शनल यूनिट है, आपकी बॉडी में जो भी काम है ना, वो सारा का सारा काम कौन करता है, फंक्शनल यूनिट यानी का मतलब सेल ही करता है। तो देखो नीचे हैशटैग लिखा हुआ है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग विदाउट एक्सेप्शन।
ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? मीन्स यहाँ पे देखो मैं इसका ओवरऑल एक फाइनल कंक्लूजन कर देता हूँ कि कोई भी अगर हम ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वो सेल का ही बना हुआ होता है, उसी ऑर्गेनिज्म में सेल ही ज़रूरी काम करता है। ओके, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। क्लियर? और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा कोई लिविंग नहीं है जो बिना किसी सेल के जिंदा हो। देखो वायरस के पास सेल नाम की जो मशीनरी है ना वो नहीं होती है, इसीलिए ध्यान रखना ये बात। वायरस क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है, वो किसी होस्ट की सेलुलर मशीनरी को अपना कर लिविंग बन जाता है। क्लियर? कॉन्शियसनेस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास और लास्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, चेतना इसको हम हिंदी में बोलते हैं। देखते हैं, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है? आपके एनवायरनमेंट में ऐसी क्या स्थिति है जो आप उसको सेंस कर सकते हो। जैसे कि देखो बगल में खाना बन रहा है, आपको खुशबू आएगी, आप अट्रैक्ट हो जाओगे, एक बार देख के आओगे आप क्या बन रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें आसपास, मान लो कुछ आपको पोल्यूशन की स्मेल आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आग वगैरह लगी है तो भी आप एक बार जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, आप गर्मी लग रही है तो आप थोड़ा सा एसी वगैरह, आपके मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप रिएक्ट किए। ओके, हमने रेस्पॉन्ड किया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमारी एबिलिटी है कि सराउंडिंग में कुछ भी हो हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं उसको लेके। समझ में आ गई बात? स्टिमुलस, देखो स्टिमुलस का मतलब ये होता है एक तरीके से हिंदी में अगर बोले तो उत्तेजना, अगर हम बोले, प्रॉपर नहीं पता मेरे को, पर हाँ देखो स्टिमुलस का मतलब ये है कि आपको उत्तेजित कर रहा है काम करने के लिए। क्लियर? जैसे कि मान लो अगर मैं आपके पीछे से, आपको पता ना हो, और मैं अगर हॉट पैन, एक गर्म तवा या फिर कोई भी एक गर्म ऑब्जेक्ट या गर्म मेटल की रॉड, मैं अगर आपको टच करता हूँ आपके हैंड पे, तो आपका हैंड एकदम से क्विकली मूव करेगा। इसका मतलब मैंने आपके हैंड को स्टिमुलस किया, आपके हैंड को उत्तेजित किया कि तुरंत वो मूव करे। आपको नहीं पता कि एकदम से गर्म ऑब्जेक्ट आपको टच किया है, बट आपके ब्रेन को पता है, तो आपके ब्रेन ने फटाफट वहां से उसको हटा लिया। दिस इज नोन एज कॉन्शियसनेस। आपका ब्रेन क्या है, कॉन्शियस था। क्लियर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसको लेके उसको पता था और उसने उसको लेके रिएक्ट किया, रेस्पॉन्ड किया। समझ में आई बात? आगे देखते हैं, पूरे को पढ़ेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पहली बात तो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस कर सको, आप पता लगा सको कि हाँ ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलस, ऐसे एनवायरमेंट स्टिमुलस को हम रेस्पॉन्ड भी करें, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। ये बात ध्यान रखना, वेरी इजी। कॉन्शियसनेस इज वेरी इजी डेफिनेशन। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। अब देखो उत्तेजित करने के लिए तीन तरह के स्टिमुलस हम इसको डिवाइड करते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। इतना ही लिखा था, इसलिए अब एग्जाम्पल की हम बात करें फिजिकल। फिजिकल का मैंने बताया रॉड वगैरह। ठीक है, अगर मान लो फिजिकली मैं कुछ आपको अगर एनवायरनमेंट में शो करता हूँ, फिर आप उसके प्रति रिएक्ट करते हो। ठीक है। केमिकल, मान लो केमिकल जैसे कि एसिड अटैक हो गया, वो सब, जैसे मान लो एसिड हो गया, और भी अगर हम बात करें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। बाय ना स्मेल आ रही है किसी केमिकल की, मान लो कहीं में पेंट वगैरह हो रहा था, वो पेंट की स्मेल आ जाएगी आप के ऊपर, आप रेस्पॉन्ड कैसा करोगे। बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल का मतलब वही है फ्लावर्स वगैरह, इस पे अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर सन के साथ घूमता है। क्लियर? तो सन क्या एक तरीके से फिजिकल सोर्स में आना चाहिए, लाइट है, बट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल की बात करें तो बायोलॉजी है, सुबह शाम तक सन आएगा तो सनफ्लावर उसके हिसाब से मूव करेगा। क्लियर? तो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से आप ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक, देखो लाइट, लाइट के प्रति रेस्पॉन्ड करता है, मैंने एग्जांपल दिया सनफ्लावर का। वाटर, वाटर के प्रति भी करता है। कुछ क्या होते हैं वाटर, जैसे मान लो आप जमीन में पानी डालते हो, क्योंकि रूट्स क्या होती हैं वाटर की तरफ ज़्यादा जाती हैं। ठीक है। टेम्परेचर, अगर मान लो किसी ज़मीन में पानी नहीं है, बहुत घना पेड़ है, साल 100 साल 200 साल पुराना पेड़ है, और मान लो वहाँ पे ज़मीन में पानी ही नहीं है, तो रूट्स क्या हो जाएंगी, पानी की सर्च में पहुँच जाएंगी आगे तक। अगर मान लो अंदर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अराउंडिंग में कहीं आसपास पानी है, तो रूट्स वहाँ तक ग्रो कर जाएंगे। ओके, तो वाटर के प्रति उनका एक मूवमेंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से मूवमेंट होता है प्लांट्स के अंदर। अदर ऑर्गेनिजम्स, देखो इंसेक्ट्स की हम बात करें, देखिए पॉलिनेशन, यहाँ पे मैं कैसे एग्जांपल लेना चाहूँगा, पॉलिनेशन का। तो अगर मान लो पॉलिनेशन करवाना है तो फ्लावर का क्या होता है, फ्लावर का मूवमेंट होता है। समझ में आई बात? और पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि लाइकन्स है, लाइकन्स एक ऐसे पेड़ होते हैं, लाइकन्स जो होते हैं ना, ठीक है, ये ऐसे पेड़ हैं आपके जो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ये पॉल्यूशन, ये पॉल्यूटेंट है, ये क्या है, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है पॉल्यूशन करने वाला। ठीक है। तो SO2 गैस एक गैस है और ये पॉल्यूटेंट है। मान लो आपके एटमॉस्फेयर में ये गैस है, तो लाइकन एक प्लांट का नाम है, वो यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। लाइकन क्या होता है,
पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, जिस भी एरिया में पॉल्यूशन होता है ना वो ग्रो नहीं करता है, याद रखना ये बात। समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं हम लोग इसको एग्जाम्पल्स में क्या है, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब फ्लावरिंग। देखो कुछ प्लांट्स के अंदर है ना जो फ्लावरिंग होती है वो सनलाइट के पीरियड पे डिपेंड करती है। मतलब मान लो कितने घंटे सन आ रहा है, जैसे कि देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ 2-3। रात की रानी आपने सुना होगा कि ऐसा प्लांट है जो सन के चले जाने के बाद खिलता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दिन में खिलते हैं बट जैसे सन गर्म वो लोग मुरझा जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स देखे, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स देखे जो सन रहेगा ना, सन के रहने तक तो वो रहेंगे, अंधेरा होते ही उनका मुरझाना शुरू। ठीक है, तो इस तरीके से फोटो पीरियड होता है। तो उसके ऊपर क्या करता है, प्लांट का डिपेंड करती है ग्रोथ कि कितना सन उसको लाइट मिल रही है। 14 हार्स का भी होता है, 12 हार्स का भी होता है, 10 हार्स का भी होता है। अगर मैं बात करूँ समर सीजन के अंदर, तो समर सीजन में देखो लगभग 14 to 16 हार्स तक सनलाइट आती है। सुबह अगर मान लो हम लोग एवरेज भी लगाएं तो 5 बजे से सनलाइट आना शुरू हो जाती है और शाम के 8 बजे तक सनलाइट रहती है। तो हम इसको टोटल करेंगे तो लगभग 15 हार्स के अराउंड आएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि 14 to 16, क्या बोलते हैं, 14 to 16 हार्स तक क्या होता है आपके फोटो पीरियड हो सकता है मैक्सिमम डे वाले प्लांट। सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर का मतलब टाइगर, ओके, कैट। सीजन आने पे लोग क्या करते हैं, इनके सीजन आने पे ब्रीडिंग करते हैं लोग। ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन। ओके, सीजन आने पे लोग ह्यूमन भी मतलब न्यू ऑर्गेनिजम्स को ये लोग जन्म देते हैं। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल द केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। अब देखो हर इंसान, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई केमिकल एंटर करता है। जैसे कि मान लो बैक्टीरिया ने अटैक किया, एक वायरस ने अटैक किया, तो ऑर्गेनिज्म अपने स्तर पर उनका जितना उनकी एबिलिटी है वो हैंडल करते हैं। समझ में आई बात, वो हैंडल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को हम लोग, यानी कि बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, कॉन्शियसनेस में मैंने क्या बताया अभी आपको, ये वही सब ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बहुत आसान है। लास्ट हमारा जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग देखते हैं। खुद से आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स ओनली, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही प्रेजेंट होता है। वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होता है, बहुत हाई लेवल का कॉन्शियसनेस है। इसका मतलब बिकॉज ऑफ वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से डेवलप है, इसीलिए सेल्फ कॉन्शियस नाम की चीज़ होती है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब ये है, देखो मैं अभी हम लोग डिफरेंस करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि एक तो होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि कुछ मान लो एनवायरनमेंट में हुआ, कुछ एनवायरनमेंट में हुआ, उसके बाद आपने उसको रेस्पॉन्ड किया, आपने उसको रेस्पॉन्ड किया कि हाँ क्या होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है कि कुछ एनवायरनमेंट में होने वाला है, पहले ही आपने सोच लिया कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, अब तो चांसेस है कि ऐसा ही होगा, तब आप पहले से बचने के लिए क्या प्रिपेयर करते हो। मान लो ऐसा कुछ होने वाला है जो नुकसानदायक हो, तो हम लोग पहले से ही हमारी बचने के लिए हम लोग तैयारी कर लेते हैं। तो दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्लियर। जैसे कि देखो मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूं, अगर प्रेजेंट टाइम पे थर्ड वेव आने या नहीं आने की कोई गारंटी नहीं है, बट हम लोग पहले सेल्फ कॉन्शियस है कि थर्ड वेव आएगी, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। ओके, बाकी चांसेस है आने के, जिस हिसाब से भी देखा गया कुछ कह नहीं सकते। तो सेल्फ कॉन्शियस मतलब ये होता है कि पहले ही प्रेडिक्ट कर लेना कि क्या होने वाला है और उसके प्रति पहले से प्रिपेयर हो जाना, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस होता है कि कुछ होने के बाद आप उसको रिएक्ट करो, कुछ होने के बाद आपने रिएक्शन दिया। सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या है, सुप्रीम लेवल आपकी स्किल चाहिए, दिमाग होता है ना जो सोचने का, वो सुप्रीम लेवल का चाहिए। रेस्पॉन्ड वेरी फास्ट, और फटाफट आप रेस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, जैसे कि देखो आपकी आईलिड्स है, कुछ भी मिट्टी का अगर कचरा अगर आंखों में जाता है, आईलिड्स तुरंत बंद हो जाती है 1 सेकंड के अंदर। दैट इज रेस्पॉन्स, दैट इज वेरी फास्ट रेस्पॉन्स। कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियस डिफरेंस हम लोग करेंगे। देखो सिंपली अगर हम बात करें, देखो कॉन्शियसनेस एक सिंपल टर्म है और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो कॉन्शियसनेस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर जो भी कुछ भी हुआ है उसको रेस्पॉन्ड करेगा। रेस्पॉन्ड आफ्टर समथिंग हैपन, कुछ हो जाएगा ना उसके बाद वो क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। क्लियर। यहाँ पे देखो पर्सन कैन प्रेडिक्ट अबाउट पॉसिबल चेंज, कि क्या पॉसिबल चेंज आ सकता है आगे, वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेगा इन सराउंडिंग। एंड रेस्पॉन्ड बिफोर समथिंग हैपन, कुछ हो या ना हो उससे पहले ही रेस्पॉन्ड कर दे। क्लियर। जैसे थर्ड वेव आने से पहले हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। किसमें मिलता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही मिलता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर वेरी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड। ओके, आपकी जो वर्ल्ड है, यहाँ पे जो अर्थ है उस पर बहुत है। लास्ट देखते हैं हम लोग केस ऑफ ब्रेन डेड पेशेंट। ये इसलिए देखने जा रहे हैं हम लोग क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लोग उठाते हैं कि क्या कॉन्शियसनेस के अंदर एक्सेप्शन है। एक मान लो अगर एक ऐसा इंसान है जो कोमा के अंदर है, बहुत टाइम से कोमा में है, ब्रेन डेड है,
तो क्या उसमें कॉन्शियसनेस नाम की चीज़ है, वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि वो तो मशीनों पे जी रहा है ना। बट देखो फर्स्ट पॉइंट है कि वो लिविंग है, एक तो वो नॉन लिविंग नहीं है, वो एक क्या है, लिविंग है, मरा नहीं है अभी तक, ब्रेन डेड है बस, बाकी बॉडी तो जिंदा है। तो ऐसे टाइप के हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन है कि उसके पास क्या कॉन्शियसनेस है, यस उसके पास कॉन्शियसनेस तो है, बट उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यस बट इट डू नॉट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, पेशेंट इज वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन। ऐसे टाइम पे क्या होता है, पेशेंट वर्चुअली सपोर्ट होता है मशीन से। तो केस ऑफ ब्रेन डेड पेशेंट हमने देखा, ये क्वेश्चन आता है कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना, जो ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं, जो कोमा में होते हैं, उनके पास कॉन्शियसनेस नाम की चीज होती है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो देखो कॉन्शियसनेस का भी कोई भी एक्सेप्शन हमको नहीं मिला, कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो कॉन्शियसनेस दिखाती हो, और कोई भी ऐसी लिविंग थिंग नहीं है जो कॉन्शियसनेस नहीं दिखाती हो। ठीक है, तो दो तरह के एक्सेप्शन मैंने बताया आपको। तो ये देखो कॉन्शियसनेस के बारे में हमने पढ़ा, आज हमने सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा जो ह्यूमन बींग्स में ही मिलता है सबसे पहले। इसके हमने डिफरेंसेस पढ़े, ब्रेन डेड का वो हमने पढ़ा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका मतलब क्लियर है कि प्लांट्स लिविंग है और प्लांट्स भी कॉन्शियस होते हैं। प्लांट्स भी बाहर जो होने वाले सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो हो रहा है ना उसके प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, तो प्लांट्स भी क्या है, कॉन्शियस है। नेक्स्ट देखो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन में देखी, टाइप्स ऑफ स्टिमुलस हमने देखे। उसके बाद हमारा एक पुराना टॉपिक, मतलब एक पूरा पहले का टॉपिक हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इजी टॉपिक था कि सब कुछ सेल का बना हुआ है, जो भी लिविंग है ना वो सेल का, सब कुछ नहीं, जो भी लिविंग है वो सेल का बना हुआ है, नॉन लिविंग सेल का नहीं बना हुआ है। क्लियर। उसके बाद हमने देखा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक में बताया गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो लेबोरेटरी में कराई जाती है उसके ऊपर डिस्कस किया गया। ठीक है, और हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज वेरी इजी टॉपिक, मेटाबॉलिज्म भी क्या है, एक्सेप्शन नहीं है। बट रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा, बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन देखे जो आपके सामने स्क्रीन पर, कि ऐसे एक्सेप्शन हमने देखे कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन को हम लोग लिविंग का फीचर नहीं मानते। क्लियर। ऊपर हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर के अंदर, इस तरीके से। और हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच केस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। तो याद रखना, रिप्रोडक्शन केस एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही, मल्टीसेलुलर में नहीं। क्लियर। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, लेक्चर 2 इज ओवर। अब देखो चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्टिंग ये था डिफाइनिंग फीचर्स, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कराया जा चुका है। क्लियर। जिसने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखें, फिर लेक्चर 2 पे आप विजिट करें। और देखो ये मैं टेबल वापस दे आया हूँ, यहाँ पे देखो आपके सामने आपके स्क्रीन पे टेबल है। ओके, ये टेबल हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। हमने क्या देखा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्यों होती है आप जानते हैं, आपने लेक्चर देखा है तो आप जानते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है ये भी आप जानते हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी आप जानते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें फटाफट। ओके, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। क्लियर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। ओके, लेक्चर 3 के लिए हम लोग मिलेंगे कुछ समय बाद। चलिए।